ओके जी, तो आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 2, बाकी की ब्रांचेस जो रह गई थी कल। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम लॉजिक, फोर ब्रांच ऑफ फिलोसफी। द स्टडी ऑफ आर्गुमेंटेशन इज कॉल्ड लॉजिक। आवाज आ रही मेरी? एक मतलब ये कंफर्म कर दें बस। द स्टडी ऑफ आर्गुमेंटेशन इज कॉल्ड लॉजिक। इट्स ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस। ये ग्रीक के वर्ड लोगो से ड्राइव हुआ है एंड इवॉल्व करता ये लॉजिक तक पहुंचा है, और इसको हम इंग्लिश में लॉजिक्स के नाम से जानते हैं। Logics differentiate the good and bad, legitimate and illegitimate. Logic is the bridge between validity and invalidity. जो लॉजिक होता है ना, वो बेसिकली किसी भी फिलोसोफर का, किसी भी आप ये सोचने वाले का, किसी भी थिंकर का एक वेपन होता है, जिसके थ्रू वो अपना आर्गुमेंट प्रूव करता है कि ये मेरा लॉजिक है। मैं कहता हूं कि फलां चीज, मतलब कि सेब जो है वो लाल होता है, रेड कलर का होता है। ये क्या है? एक आर्गुमेंट है। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक आप ये पेश करेंगे कि मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है, मुझे इस पे आईनी यकीन है, और अगर आप भी इस बात पे यकीन करना चाहते हैं तो आप सेब को खुद देख लें। सेंस ऑफ सीइंग, देखना, सी करने का जो सेंस है ना हमारे पास, वो हमें ये इसका ये जो लॉजिक है ना, ये हमें बताता है कि जो सेब है, जो एप्पल है, वो रेड है। तो बेसिकली लॉजिक जो है ना, वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है जब हम इसको एज एन आर्गुमेंट पेश करते हैं, लॉजिक को आर्गुमेंट के साथ लोगों में पेश करते हैं। क्योंकि कलर ब्लाइंड्स को तो वैसे नहीं दिखेगा। नहीं, उनके लिए फिर वो अलग बात है, वो तो एक्सपेक्शनल के एक अलग केस है। ब्लाइंड लोगों का कि उनको तो नहीं दिखेगा, वो उनको तो कलर्स का ही सेंस नहीं ना होती कि रेड कलर कैसा होता है, ब्लू कलर कैसा होता है। इस पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है कि, खैर वो बात कहीं और चल पड़ेगी। पहले पहले हम एक बार टॉपिक ओरिएंटेड हो जाएं, टॉपिक को हम जरा कवर कर लें, उसके बाद वो बात करेंगे। अच्छा, जब हम आर्गुमेंट को लॉजिक के साथ पेश करते हैं ना, तो दो चीजें निकलती हैं, प्रीमाइज और कंक्लूजन। हम दो प्रीमाइज पेश करते हैं। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ एक, उससे आपको समझ आएगी। हम दो प्रीमाइजेस पेश करते हैं जो कि हमें कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, पहले तो एक ये चीज समझ लें, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इस चीज को। मैथ्स मतलब मैथ, उसकी असल प्रोनाउंसिएशन मैथ्स होती है। अच्छा, आपको ये शो हो रहा होगा इस वक्त अपना? हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ, शो हो रहा होगा आपको। इफ ए इज इक्वल टू बी, नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन, ये फोटो नजर आ रही है? अच्छा, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू डी, देयर फोर ए इज इक्वल टू डी। अगर ए बी के इक्वल है एंड बी डी के इक्वल है, तो एब्सोल्युटली ए बी डी के इक्वल है। ये हम मैथ्स में इसको यूज करते हैं, ये फिलोसफी में भी यूज किया जाता है एज एन आर्गुमेंट, एज एन लॉजिक। समझ आ गई होगी आपको ये?
गौर से देख लें इस पिक को। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ। हम्म। अच्छा, ये आपको शो हो रही होगी। अच्छा, इसमें सीन ऐसा है कि डिडक्टिव मेथड होता है और एक इनडिडक्टिव मेथड होता है। दो मेथड्स हम इसमें डिस्कस करते हैं। प्रीमाइज वन, प्रीमाइज टू एंड कंक्लूजन। अगर प्रीमाइज वन जो है वो ठीक होगा और प्रीमाइज टू भी ठीक होगा, तो हमारा कंक्लूजन भी ठीक होगा। ये डिडक्टिव मेथड कहता है। एंड इनडिडक्टिव मेथड कहता है कि हमारा प्रीमाइज वन जो है, अगर वो गलत है, एंड सॉरी सही है, और प्रीमाइज भी टू भी सही है, तो कंक्लूजन ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि वो ठीक ही हो। ये हमें इनडिडक्टिव मेथड बताता है। ओके, एग्जाम्पल इसकी पेश करता हूं मैं अब आपको, ताकि आपको सही से समझ आए इस बात की। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि तमाम मंगोल एम्परर्स, जितने भी मंगोल एम्परर थे, वो जालिम थे, क्रूल थे, जालिम थे। और उसके, ये मेरा प्रीमाइज वन है, ठीक है, कि तमाम मंगोल एम्परर्स जो थे वो जालिम थे। और सेकंड मेरा प्रीमाइज टू हो कि चंगेज खान औरतों को और बच्चों को, नाहक इनोसेंट बच्चों को कत्ल करता था। ये दो स्टेटमेंट, प्रीमाइज वन क्या, कि मंगोल एम्परर्स जो हैं वो जालिम थे, एंड सेकंड प्रीमाइज टू क्या, कि चंगेज खान जो है वो बच्चों को और औरतों को कत्ल करता था। अब इन दोनों चीजों को लेकर अब थर्ड मैं इसका कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि चंगेज खान एक जालिम इंसान था। मैंने पहले बात कर दी ना कि मंगोल एम्परर जालिम थे, तो चंगेज खान ही मंगोल एम्परर था, मंगोल बाद का बादशाह था। तो थर्ड इसका कंक्लूजन क्या निकला, कि चंगेज खान एक जालिम इंसान था। ये है एक लॉजिकल बात, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये है डिडक्टिव मेथड। अब हम आते हैं नेक्स्ट इन डिडक्टिव मेथड की तरफ। तो इन डिडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में फर्क ये है, काइंडली ये मैसेज जो हम बाद में इसको देखेंगे, आपसे काउंटर वगैरह होगा इंशाल्लाह। पहले मैं अच्छे तरीके से ना समझा लूँ, फिर वो मेरा ध्यान हो जाता है मैसेज की तरफ, एंड टेम्पो खराब होता है एक। मैं पहले समझा लूँ अच्छे से, उसके बाद इंशाल्लाह जो भी काउंटर्स होंगे उनका आंसर होगा। फर्स्ट डिडक्टिव मेथड ये कहता है कि प्री वन और प्रीमाइज टू जो है, अगर वो दोनों ठीक होंगे तो हमारा कंक्लूजन ठीक आएगा, जो मैंने इसकी एग्जांपल आपको पेश कर दी। इन डिडक्टिव मेथड कहता है कि ऐसा नहीं होता। वो कहता है ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी होता, क्योंकि हो सकता है चंगेज खान ना जालिम हो, तारीख में गलत बात बताई गई हो, उसके बारे में गलत लिखा गया हो। तो ये वो कहते हैं कि इनफ आर्गूमेंट नहीं है, हम नहीं इसको तस्लीम करते। तो जो डिडक्टिव मेथड होता है ना, ये मोस्टली यूज होता है फिलॉसफी में, मैथ में और आर्गुमेंटेशंस के अंदर ना। फिलोसफी की आर्गुमेंटेशंस के अंदर, मैथ्स के अंदर, लॉजिक्स के अंदर, फिलोसफी के अंदर, इन चीजों में यूज होता है डिडक्टिव मेथड।
इंडिडक्टिव मेथड जो है वो यूज होता है साइंटिफिक लॉज में, थ्योरीज में, एविडेंसेस में, और उनकी साइंटिफिक लॉज की आर्गुमेंटेशंस में, साइंस की आर्गुमेंटेशन में। साइंस इतने चीजों पर इक्तफा नहीं करती। वो कहती है जितना ज्यादा हमारे पास एविडेंसेस आएंगे, जितना ज्यादा हमारे पास सबूत आएंगे, तभी जाकर हम उसको इम्प्लीमेंट करके एक साइंटिफिक लॉ बनाएंगे। जबकि फिलोसफी कहती है, या फिलोसफी देखिए ना, फिलोसफी में इसकी वजह क्या है? बिकॉज साइंस इज द नॉलेज ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस। तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? उसके लिए मैं समझाता हूँ, इंट्रोडक्टिव एग्जांपल समझने लगी वो कह रहे हैं कि मैं समझाता हूँ, एक मिनट। अब इंडिडक्टिव मेथड मैं आपको समझाता हूँ, वो असल में प्रीमाइज वन और प्रीमाइज टू। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि प्रीमाइज वन क्या है, कि मंगोल एम्परर जालिम थे। प्रीमाइज टू क्या है, कि चंगेज खान बच्चों और औरतों का कत्ल करता था, मासूम बच्चों और औरतों का कत्ल करता था। ठीक है। और हम कंक्लूजन का निकाला कि चंगेज खान एक जालिम इंसान था। अब डिडक्टिव मेथड कहता है कि अगर प्रीमाइज वन और प्रीमाइज टू हमें तारीख से सही साबित मिलते हैं। अब हम तारीख देखें तो यही मिलता है ना कि चंगेज खान वाकई औरतों और बच्चों का कत्ल करता था। किसी कबीले में किसी चीज का लिहाज नहीं करता था, किसी एथिक्स किसी मोरालिटी का लिहाज नहीं करता था। और प्रीमाइज वन ये भी मिलता है कि हर मंगोल जालिम ही हुआ करते थे, और उनकी जो सल्तनत थी वो जुल्म पे चलती थी। तो अब इसका कंक्लूजन कंक्लूजन जो है वो निकलेगा यही कि चंगेज खान एक जालिम इंसान था। लेकिन इंडिडक्टिव मेथड कहता है कि हो सकता है, आपको मैंने पहले ही एग्जांपल दिया, कि हो सकता है कि हमें हिस्ट्री गलत बताई गई हो, हिस्ट्री के अंदर ऐसा ना हो। जी, अगर इंफॉर्मेशन गलत है ना, वो इसी की तो बात कर रहा हूं मैं, कि अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो इन डिडक्टिव मेथड के अंदर वो कहते हैं कि हो सकता है आपको जो इन्फॉर्मेशन गेन हो रही है हिस्ट्री से, मीन्स कि चंगेज खान नहीं जालिम हो, उसके बारे में कोई प्रोपोगंडा किया गया हो, ठीक है, उसको जालिम कहलाया गया हो लेकिन वो जालिम नहीं हो, तो जो कंक्लूजन है ना वो आपका ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चंगेज खान वाकई जालिम हो सकता है, नहीं भी हो। तो ठीक भी हो सकता है कंक्लूजन, और गलत भी हो सकता है। ये है इंडिडक्टिव मेथड। हो सकता है आपको समझ आ गया हो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। डिडक्टिव मेथड कहाँ कहाँ यूज होता है? फिलोसफी में, लॉजिक्स में, मैथ्स में, और आर्गुमेंटेशंस में। क्यों इनमें क्यों यूज होता है, और साइंटिफिक लॉज में और साइंस में क्यों नहीं यूज होता? और इन डिडक्टिव मेथड जो है वो साइंटिफिक लॉज में क्यों यूज होता है? इसका जवाब ये है कि बिकॉज साइंस जो है ना, वो स्टडी ही इस चीज की है कि आपने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से जो नॉलेज गेन करना है ना, वो साइंस कहलाएगी। तो जो चीज आपने एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से हासिल करेंगे वो साइंस है। तो फिर साइंस हमें इस इट मीन्स के लॉजिक, अपना वो साइंस जो है फिर हमें इस चीज की तरफ से मिलेगी, एविडेंसेस से। कि हमने देखा, जितना ज्यादा एविडेंस मिलेंगे, हम जितने ज्यादा हमारे पास एविडेंस आएंगे, उतना ज्यादा हमारा जो साइंटिफिक लॉ होगा, साइंटिफिक थ्योरी होगी, वो जो है वो राइट हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, उसको मान लिया जाएगा। और जितना उसमें लॉजिक्स की कमी होगी, सॉरी लॉजिक्स कहते हैं, एविडेंसेस की कमी होगी, उतना उसको नहीं माना जाएगा, उसको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी से अगर हम साइंटिफिक लॉज को देखें, उसमें साइंटिफिक लॉ और साइंटिफिक थ्योरी में क्या फर्क होता है? साइंटिफिक थ्योरी वो होता है कि जिसमें कमी होती है हमारे पास एविडेंसेस की। हम सिर्फ, जी ये आवाज आ रही है, शोर आ रहा है, काइंडली उसको आप हैंडल कीजिए। मैं म्यूट कर देता हूँ उनको। अच्छा, तो अब जो फिलॉसफी होती है उसमें हमने एविडेंसेस भी हमें चाहिए होते हैं, लेकिन ज्यादातर फिलॉसफी में चीजें डील की जाती हैं लॉजिक्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो फिलॉसफी जिनने जिस चीजों का जवाब देना ना, वो ज्यादातर इनविजिबल होती हैं। आपने गॉड के बारे में जवाब देना है, आपने वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में जवाब देना है, कि दुनिया कैसे बनी, गॉड है कि नहीं है, आपकी साउल है वो चीज आपको नजर नहीं आ रही। उसके लिए आपको लॉजिक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ना है। सो डिडक्टिव मेथड ज्यादा कामयाब होता है किधर? फिलोसफी में, मैथ में। और मैथ में क्यों इस्तेमाल होता है? कि मैथ में भी क्या हम करते हैं, हम लेट करते हैं चीजों को, लेट एक्स इज इक्वल टू ये, चीजों का कंक्लूजन निकालने के, लेट एक्स इज इक्वल टू ये, लेट वाई इज इक्वल टू ये, एंड फिर आगे हम उसको लेकर चलते हैं। तो इसलिए इन चीजों में डिडक्टिव मेथड यूज होता है।
इन डिडक्टिव मेथड कहाँ यूज होता है? साइंटिफिक लॉज में, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी की, बॉटनी के अंदर, इन चीजों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस की तरफ जाते हैं। और एविडेंसेस कहाँ? फिलोसफी में भी पाए जाते हैं। जितना फिलोसफी के अंदर आप एविडेंसेस को डालेंगे उतनी आपकी जो फिलोसफी है वो भारी बनेगी। लेकिन फिलोसफी चूंकि डील इनविजिबल चीजों के साथ करती है, तो वहां पर ज्यादातर हमें पेश करने के लिए मिले ही लॉजिक्स, हम लॉजिक्स ही हमें पेश करनी पड़ेंगे डिडक्टिव मेथड के अंदर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अ- अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये कि हमारा ना जो ग्रुप है उसमें हम अक्सर जो है वो टॉपिक ओरिएंटेड नहीं रहते। हम कभी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आईएमएस के दूसरे ग्रुप्स हैं, वहां पर आप जनरल जनरल गुफ्तगू कर सकते हैं, आपस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं चीजें। लेकिन जो ये ग्रुप है ना क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें आपको टॉपिक ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं और ही निकल जाएंगे। ठीक है, ये फिलॉसफी इतनी वास्ट फील्ड, हम एक चीज को पकड़ेंगे फिर हम कहीं और ही निकल जाएंगे। तो जो हमें एक सिरा पकड़ना है ना, उस दूसरे सिरे तक पहुंचना है, ट्रुथ तक पहुंचना है, तो हमें उसी चीज पर चलना पड़ेगा और उसी बारे में क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे। अब मैं पढ़ा रहा हूँ डिडक्टिव मेथड या इनडिडक्टिव मेथड, तो ये नहीं हो कि आप में से कोई क्वेश्चन पूछ ले गॉड है कि नहीं है। ठीक है, गॉड होने का कोई एविडेंस दे दो, ये बिल्कुल इरेलीवेंट चीज है फिलहाल के तौर पे। तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क कह लें, जो आपने इंशाल्लाह आज रात तक पेश करना है, अपना वो ग्रुप के अंदर देने हैं। वो है 10 एग्जाम्पल्स, या कम अज कम भी 5 to 7 एग्जाम्पल्स आपने देनी है ये डिडक्टिव मेथड की। जैसा मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दी ना, कि अगर अ, ये बताया जाए, ये प्रीमाइज वन हो कि मंगोल एम्परर्स जालिम थे, और प्रीमाइज टू क्या, चंगेज खान औरतों और बच्चों का कत्ल करता था, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, चंगेज खान एक जालिम इंसान था। अब इस तरह की आपने एग्जाम्पल्स देनी है मुझे, 5 to 7 कम अज कम, और जिसने ज्यादा करना हो तो 10 तक दे एग्जाम्पल्स। अच्छा, मैं आपको एक और इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि कैसे ये गलत भी होता है, इसमें लॉजिकल फैलिसी कैसे आती है। एक अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि प्रीमाइज वन के मंगोल एम्परर्स एक जालिम लोग थे, जो मंगोल एम्परर्स थे वो जालिम थे। प्रीमाइज टू में मैं कह दूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो बच्चों का सॉरी वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो बच्चों का कत्ल करता था, या जो भी फॉर एग्जाम्पल, या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो मंगोल एम्परर था, और कंक्लूजन में निकाल दूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इसका मतलब जालिम हो गया। नहीं, इसमें फैलसी क्या है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तो मंगोल एम्परर था ही नहीं। ये आपने प्रीमाइज टू के अंदर गलती कर दी, प्रीमाइज टू आपने गलत पेश कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तो नहीं है मंगोल एम्परर, तो कंक्लूजन आपका गलत निकलेगा फिर। इसके लिए जी यही फैक्चुअल एरर की मतलब कि आप प्रीमाइज वन और प्रीमाइज टू दोनों आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, और एक दूसरे से मिलते जुलते भी होने चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहे हो। ये नहीं कि आप प्रीमाइज वन में कह रहे हैं कि सेब मीठा होता है, और प्रीमाइज टू में आप कह रहे हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और कंक्लूजन फिर क्या निकलना है आपका? कुछ भी नहीं निकलना। तो प्रीमाइज वन प्रीमाइज टू के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, फिर कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं चीजें अपना आर्गुमेंटेशन के अंदर, कि जब गॉड के बारे में बात हो रही होती है, वो कहते हैं ना गॉड को दिखाओ, अल्लाह फेस रिवील व्हेन। हम क्या कहते हैं आगे से? हम कहते हैं कि आप बताओ कि क्या हर चीज को जो मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको देखा जा सकता है? फिर हम उनको प्रीमाइज वन पेश करते हैं कि हर चीज को देखा नहीं जा सकता, जो भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन देखा, गुस्से को आप फील कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते। एग्जिस्ट करता है ना गुस्सा? हाँ करता है। अच्छा, माइंड में जो हम आइडियाज सोचते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ना? हाँ करते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो समथिंग इज एग्जिस्टिंग कि जिसको हम देख नहीं सकते, ये प्रीमाइज वन है। फिर हम प्रीमाइज टू बताएंगे कि अल्लाह ताला जो है वो हमें नजर नहीं आता, तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। देन कंक्लूजन क्या निकलेगा? सो इट्स प्रूव्ड कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। प्रीमाइज वन हमने क्या निकाला कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है वो नजर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। प्रीमाइज टू हमने क्या निकाला कि अल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकला कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि गॉड
के बारे में आप ये नहीं कह सकते वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये हम एथियस्ट को जवाब देते हैं। तो आपको समझ आ रही होगी चीजों की कि किस तरीके से। जी वही मैंने भी यही कहा है कि इट्स पॉसिबल कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है। वो बात वही होगी ना कि आपने प्रूव कर दिया ना। उन्होंने आर्गुमेंट क्या रखा आपके आगे कि यस आप ठीक कह रही हैं कि आर्गुमेंट आर्गुमेंट क्या रखा आगे कि आप अल्लाह का फेस कब रिवील कर रहे हैं। हमने आगे क्या जवाब दिया, हमने कहा कि अच्छा आप अपना वो अल्लाह आपका एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करता तो उसका फेस दिखाओ। वो आगे आर्गुमेंट में कर रहे हैं। हमने क्या पेश किया, प्रीमाइज वन के पेश किया। हमने कहा आप हमें ये बताएं कि क्या कोई चीज जो एग्जिस्ट करती हो उसका नजर आना जरूरी है। फिर हम उनको वो चीज पेश करेंगे, देन वो इस पर खामोश हो जाएंगे। जब हम उनको प्रीमाइज वन पेश करेंगे, प्रीमाइज वन के ऊपर ही वो जो है ना वो उल्टी कलाबाजियां लेना स्टार्ट कर देते हैं एथीस्ट। उन्हें पता चल जाता है कि हम फंस गए हैं। सो इस तरीके से हम लॉजिक्स पेश करते होते हैं लोगों को ताकि हमारा आर्गुमेंट साबित हो। अब नेक्स्ट हम बाकी ब्रांचेस से मूव करते हैं। इस पे ज़्यादा टाइम लग गया है लॉजिक्स के ऊपर, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। बाकी सारे सिर्फ मतलब कि मीन्स की डेफिनेशन बताने की जरूरत है आपको। फिलोसफी ऑफ साइंस है नेक्स्ट ब्रांच कि अच्छा मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी। ये लॉजिक्स की एक चीज़ रह गई है कि बार्बर की एग्जाम्पल आती है एक रसल की। ठीक है, रसल की बार्बर एग्जाम्पल पैराडॉक्स आता है एक फैलेसी की। ये इसकी ये एपिस्टेमोलॉजी की के अंडर आता है। एपिस्टेमोलॉजी में हम जानते हैं कि कैसे जाना जाता है। ठीक है ना। तो उसके अंदर ही ये अप्लाई करता है। कल हमने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा था। जिसको नहीं पता वो कल का लेक्चर जाके यूट्यूब पर देख ले, मैंने ग्रुप में भेज दिया था लिंक। तो उसके अंदर एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम जानते हैं कि कैसे जाना जाता है। एम राइट, ठीक है। तो उसके अंदर बार्बर की एग्जाम्पल उसके अंदर लाई करती है कि पैराडॉक्स है क्या है बार्बर एग्जाम्पल के। उसमें जल्दी जल्दी इसको कवर करता हूँ, टाइम कम हो रहा है। कि अगर फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन दे दी जाए कि एक ऐसा टाउन है कि जिसके अंदर अगर किसी ने शेव करवानी भी है तो एक ही बार्बर मौजूद है वहां, उसी से करवाएगा। और दूसरा उस टाउन का रूल है कि शेव भी उसको लाजमन करवानी पड़ेगी। हर आदमी को उस टाउन में जो रहेगा उसको शेव लाजमन करवानी पड़ेगी। और दूसरा रूल क्या है कि सिर्फ एक ही बार्बर है, वही शेव करेगा सबकी। सो सारे लोग जाके बार्बर के पास अपनी शेव करवा लेंगे। बार्बर की शेव कौन करेगा? बार्बर की शेव कौन करेगा? अगर बार्बर फॉर एग्जांपल अपनी शेव खुद कर लेता है तो रूल टू ब्रेक हो गया। क्या कि सबने जाके अपना किसी और से, दूसरे आदमी से करवानी है शेव, खुद नहीं करनी। और अगर हम बार्बर जो है वो शेव नहीं करेगा तो रूल वन ब्रेक हो जाएगा कि हर किसी ने जो उस टाउन में रहेगा उसने शेव करवानी ही करवानी है। आ रही समझ आपको? सो ये एक पैराडॉक्स है। इसको भी आपने देख लेना है। दूसरा एक प्लेटो का एक हमें मिल जाता है। वो मैं आपको, मैंने उसकी स्लाइड बनाई है, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। क्योंकि कल कोई होमवर्क नहीं दिया था ना, इसलिए मैं चाह रहा था कि कल कुछ ना कुछ टच आ जाए। आज ग्रुप के अंदर एक तो आपने वो एग्जांपल्स दे देनी है, डिडक्टिव मेथड इंडिडक्टिव मेथड की। एंड सेकेंडली आपने ये डिस्कस करना है आपस में कि प्लेटो का ये क्या जो मैं अभी थ्योरी पेश करूंगा उसके बारे में डिस्कस करना है। एंड ये बार्बर रूल, पैराडॉक्स। ओके, ये आपको शो हो गया होगा। प्लेटो, कहाँ गया? अच्छा, प्लेटो ट्राई पेरिएट पेर्टिएट रूल साउल, ट्राई पेल्टाइट साउल, इतना भी प्रोनाउंस किया जाता है। ट्राई पार्टाइट साउल और ट्राई पार्टिएट साउल, किसी तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं।
इसमें फर्स्ट चीज क्या है कि वो कहते प्लेटो ने ना तीन चीजों में डिवाइड किया बॉडी को, दिमाग और हमारा जो सीना होता है एंड पेट, इन तीन चीजों में। दिमाग से हम क्या चीजें सोचते हैं, रैशनल और लॉजिकल चीजें सोचते हैं, आइडियाज सोचते हैं, कुछ भी। सीने में हमारा चूंकि दिल होता है तो वो उसको उसने उस तरीके से तशबीह दी है कि स्पिरिचुअल और इमोशनल हमारा सीना होता है, क्योंकि दिल हमारा हमारा जो है ना वो चेस्ट पे मौजूद होता है। एंड थर्ड पेट, उसमें हमारी फिजिकल डिजायर्स आ रखती हैं लाइक सेक्स, फूड एंड एयर। तो ये प्लेटो ट्राइपार्टिएट साउंड, ये आपका आता है एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसको भी आपने डिस्कस करना है और जानना है, और इसको आपने गलत साबित भी करना है। ठीक है, इस पे आपने आर्गुमेंटेशंस करनी है। बस टू थिंग हमें कुरान में भी मिलती हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। चलें, अच्छा अब नेक्स्ट हम अपनी, मैं ये दोनों स्लाइड्स जो है ना वो शेयर कर दूंगा, डिडक्टिव और इंडिडक्टिव मेथड की और प्लेटो का ये वाला रूल, ये सारा मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप के अंदर, इसमें आपने डिस्कस करना है इसके बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी, बाकी बारे में। फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर हम जानते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, अ, और फिजिक्स के लॉज के बारे में जानते हैं। बाकी तमाम के मतलब के जो वेलोसिटी के बारे में एंड सो ऑन, ये सारी वो साइंस सारी इसी के अंडर, मैंने कहा था ना कि फिलोसफी के अंडर आती है साइंस। तो साइंस इसमें फिलोसफी ऑफ साइंस क्या है कि इसके बारे में हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं, केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, बायोलॉजी बॉटनी के बारे में, सो ऑन, जितनी भी ब्रांचेज हैं साइंस की वो इसके अंडर आती हैं, इस ब्रांच ऑफ फिलोसफी के अंडर आती हैं, फिलोसफी ऑफ साइंस के अंडर। टाइम बहुत थोड़ा रह गया, मैं जल्दी कवर कर लूँ, लॉजिक्स पे ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा, फिलोसफी ऑफ माइंड क्या है, इसके अंदर साइकोलॉजी आती है, हमारा माइंड का सोचने का तरीका है कार कि कैसा कैसे सोचते हैं हम। ठीक है, और किस तरीके से हम चीज़ों को अपने कॉन्शियसनेस के जरिए अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें वैसे पढ़ाई जाती हैं साइकोलॉजी के अंदर, ये सारा साइकोलॉजी के अंदर रिलाई करता है। हम यूँ समझ लें कि फिलोसफी ऑफ माइंड इज कि आप साइकोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, दूसरा नेम इसका साइकोलॉजी ले लें आप। फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व होती हैं, कैसे आप लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, अब अरेबिक लैंग्वेज है, इसके वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुख्तलिफ चीज़ें, मैंने कल ही बताया था कि शेर के उठने की हालत का अलग नाम, दौड़ने की हालत का अलग नाम, बैठने की हालत का अलग नाम, दहाड़ने का अलग नाम, सो ऑन। इतनी मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है अरेबिक। तो उसको किस तरीके से बनाया जाएगा, उसकी किस चीज को क्या नाम दिया जाएगा, उसकी स्टडी को जो है ना हम फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, माय मोस्ट फेवरेट, जो हम डिस्कस भी करते रहते हैं। पॉलिटिकल नेक्स्ट ब्रांच है इसकी, पॉलिटिकल फिलोसफी, एट्थ ब्रांच। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं इजम्स के बारे में, पॉलिटिकल फिलोसफीज के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, नासिज्म के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में। ठीक है, इस्लामिज्म के बारे में, हिंदुइज्म की जो एक लिखा है, हिंदुइज्म की तो वो मेरे ख्याल चल जाएगी, उसके अंदर रिलीजन के साथ चल जाएगी क्योंकि उनकी कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफी तो नहीं है, लेकिन वो बस वो उसको अलाइंस करते हैं डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के साथ अलाइंस करते हैं अपनी हिंदुइज्म को। खैर अलग चीज़ है। बाकी उसके अंदर बाकी और जितनी भी थ्योरीज पेश की गई फिलोसफर्स की तरफ से कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए या कुछ भी, जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफी है ना वो इसी के अंडर आती हैं। नेक्स्ट एस्थेटिक्स। अब ये एस्थेटिक्स जो है ना अपने अंदर ही ये, इस पे प्लेटो ने बड़ी तनकीद की है। अब ये थोड़ा इसको मजीद भी हम अगर हम इसको समझाना चाहें और इसको हम में डीप जाना चाहें तो हम इतना डीप चले जाएंगे कि हम आधा घंटा 45 मिनट 50 मिनट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बस टाइम शॉर्ट है तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो वो बहुत सिंपली इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार। आप किसी भी इंसान को अगर फॉर एग्जांपल दुनिया में अगर सबसे लजीज डिश जो समझा जाता है ना वो मीट को समझा जाता है, गोश्त। अब गोश्त को बड़े ही बुरे तरीके से टूटी हुई प्लेट के अंदर और बड़े ही
डिजाइंड तरीके के साथ, बड़े ही अजीब तरीके के साथ, कच्चे आलू हों, या फिर उसको आप पेश कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, गरम मसाले की जो वो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, एंड मर्च ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। और वो उसको आप उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एस्थेटिक्स उसके मैनेज नहीं कर रहे आप, तो वो आपकी बहुत ही, वो कोई भी कबूल नहीं करेगा उसको। तो फिलोसफी के एस्थेटिक्स होते हैं, आपने फिलोसफी को एक तरीका कार के साथ पेश करना होता है। ये जो मैंने अभी आपको प्लेटो की समझाई दिखाई है ना, ये भी इसी के साथ अलाइंस करके प्लेटो ने पेश की थी। प्लेटो को सख्त नफरत थी उन लोगों से कि जो फिलोसफी को बहुत ही अनडिजाइंड और अनएस्थेटिक तरीके के साथ पेश करते थे। आपने अगर साउल का कोई आइडिया पेश करना है तो आप उसको एक एस्थेटिक तरीके के साथ पेश करें, एक रोमानवी तरीके के साथ पेश करें, खुदा के साथ जोड़कर उसको बड़े खूबसूरत तरीके के साथ पेश करें, जिस तरीके से भी आप उसको पेश करना चाहते हैं। सिर्फ बोल देना काफी नहीं होता। आर्ट ऑफ, ये सारा आर्ट के बारे में, आर्ट ऑफ डिस्प्ले करना, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, हर चीज का आर्ट के साथ उस चीज को पेश करना, फिलोसफी को आर्ट के साथ पेश करना, ये होती है एस्थेटिक्स। फिलोसफी ऑफ रिलीजन आ जाता है, जिसमें हमारा इस्लामिक फिलोसफी भी आती है, हिंदुइज्म की फिलोसफी भी आती है, और ज्यादातर यही है। क्रिश्चियंस फिलोसफी नहीं है इतनी, बहुत थोड़ी है वो जो उन्होंने अ, अपना वेस्टर्न फिलोसफर्स की तनकीद में बोंगियां मारी थी, वो हम कवर करेंगे आगे, लेकिन वो इतनी ज्यादा कोई नहीं थी। बस वो चांदे के पेश किया, जिस तरीके से हमारे मौलवी पेश कर देते हैं ना कि जमीन घूमती है, तो वो जमीन नहीं घूमती है। कुरान में ही आ गया है कि जमीन नहीं घूमती है। साइंसदान हमें भले सैटेलाइट के जरिए भी दिखा रहे तो हम नहीं मानने वाले। तो वही हिसाब उधर था, वो भी जब फिलोसफर्स आ रहे थे और वो पेश कर रहे थे अपनी थ्योरीज, तो वो आगे से उनके साथ लड़ते थे मौलवी वहां के, जो पॉप के जो कहते हैं कि ना खास कैबिनेट थी, वो आगे से लड़ती थी उनसे कि तुम लोग गलत पेश कर रहे हो, बाइबल में ये लिखा हुआ है ये चीज वो, और वो जो वो लॉजिक्स पेश करते थे ना वो बहुत ही इलॉजिकल होती थी, वो भी आएंगी। लेकिन फिलहाल इस्लामिक फिलोसफी, उसमें हम, मेरा इरादा है, मैंने जितनी भी आपको स्लाइड्स पेश की है ना, ये सारी की सारी मैंने खुद एडिट की है। मैं टाइम लगाकर आपके लिए चीज़ों को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मुझे घंटा 1.5 घंटा लगा है तकरीबन, मैंने अपना टाइम दिया है। आपका काम है, मैं आपसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इतना कि आप इसको समझ लें बस। मेरे भाइयों को, मेरे मुस्लिम बहन भाइयों को जब एक चीज़ समझ लग जाएगी, मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम इसी चीज़ में पीछे हैं, नॉलेज में पीछे हैं। तो मैं अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी अपनी एफर्ट दें। आप अपनी एफर्ट देंगे तो हमें, तो मुझे उतना, ये कह लें कि जुनून आएगा, या उतना दिल पढ़ाने को दिल करेगा। एक पढ़ाने वाले का भी दिल तभी करता है, या बताने वाले का दिल तभी करता है, जब आगे सुनने वाले पूरी एफर्ट कर रहे हो, पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो। तो हम इसमें इंशाल्लाह, मेरा इरादा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट्स अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो बुक है, जिसमें उन्होंने, कह लें कि पंजाबी में कहते हैं ना, लम्या पा के चितरोल की है अपना वेस्टर्न फिलोसफर्स की, तो वो भी इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। और इसमें इमाम इब्न तैमिया, इब्न कय्यम की फिलोसफीज, वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, जब हम उस इरा में पहुंचे जहाँ से इस्लामिक फिलोसफी स्टार्ट हुई थी। 3 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बाकी भी कवर कर लूँगा। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, सिंपल नाम से पता चल रहा है कि हिस्ट्री के बारे में हम, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री में फलां चीज़ हुई, फलां वाकया हुआ, फलां वाकया हुआ, लिहाजा ये चीज़ गलत है। जैसे कि वो ये पेश करते हैं सेकुलर्स लिबरल्स, कि देखें इस्लाम पाकिस्तानी हिस्ट्री में यूज हुआ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री उसमें भी यूज हुआ, जियाउल हक ने यूज किया इस्लाम को, इस्लामिक टच को, फलां ने यूज किया, फलां ने यूज किया, देन वो लॉजिक क्या पेश करते हैं, लिहाजा इस्लामिक टच देना गलत है, और इस्लाम को दूर रखो सियासत से, एंड सो ऑन। इस तरह के हिस्ट्री के साथ अलाइंस करके कुछ पेश करना, इसको क्या कहते हैं हम, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं और उसको हम पेश करते हैं, कुछ भी लॉजिक्स एंड सो ऑन। अच्छा, 2 मिनट रह गए हैं ऋषा, 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ, मैं जरा इसको कवर कर लूँ। नेक्स्ट अभी मैं शेयर करता हूँ ना, तो नेक्स्ट मीटिंग में अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तो बाकी फिलोसफी ऑफ कल्चर रहता है कि कल्चर के पीछे क्या वजूहात हैं,
अगर हमारे यहाँ कल्चर है कि दूल्हे को दूध पिलाई की रस्म करनी है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? ठीक है। औरत घर में आती है तो नीचे वो जो जाहिलाना हरकत की जाती है कि नीचे फेंका रहता है चावलों को, और औरत उस पर चल के आगे जाती है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई? इसके पीछे क्या फिलोसफी है कि जी औरत तो रिस्क बढ़ेगा जी, जो भी वो एक तरह की पेश करते हैं अपनी। तो ये सब कुछ फिलोसफी कल्चर है, कल्चर की वजूहात क्या है, क्या उसके कल्चर को डिस्कस किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशनल सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से एजुकेशनल सिस्टम्स को बनाया जाना चाहिए। तो वो भी इसी के अंदर आता है। लास्ट है फिलोसफी ऑफ लॉ, हमारी लास्ट ब्रांच फिलोसफी ऑफ लॉ के। इसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से लॉ तश्कील दिए जाते हैं। इसमें मोरालिटी भी आ जाती है, एथिक्स भी आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लॉ बना रहे हो, तो उसमें आपको लाजमन बताना पड़ना है कि ये चीज़ मोरालिटी के खिलाफ है इसलिए हम इसका लॉ बना रहे हैं, ये चीज़ एथिक्स के खिलाफ है इसलिए हम इसका लॉ बना रहे हैं। ठीक है। तो वो भी आ जाता है इसी के अंदर। लास्ट मिनट है, मैं बता दूं कि लॉ में हम क्या पता करते हैं कि फलां चीज मोरालिटी के खिलाफ है, इसके खिलाफ लॉ बना दो। तो लॉ किस तरह बनाया जाता है, उसकी डीप स्टडी करके लॉ को तश्कील कैसे दी जाता है, जुडिशरी को कैसे तश्कील दिया जाता है, ये ब्रांच उससे करती है डील। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए न्यू शेयर करने लगा हूँ लिंक, तो उस पर आके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और फिर उसके बाद क्लोज करते हैं, बंद होने लगेगी। जजाकल्ला, ग्रुप में आ जाए।